नमस्कार साथियों, दिव्यम क्लासेस सीकर में पुनः आपका स्वागत है। रेखा और कोण की पिछली क्लास में हमने कोण के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। न्यून कोण, अधिक कोण, वृत्त कोण, सरल कोण और संपूर्ण कोण। आज की क्लास में हम देखेंगे कोणों का युग्म, यानी कि इसमें दो कोण एक साथ रहते हैं, पेयर ऑफ एंगल्स। तो देखिए, इसमें सबसे पहला एंगल है अपना जो पूरक कोण के नाम से जाना जाता है। आपने नाम खूब अच्छी तरीके से सुना होगा। इसके सामान्य जानकारी लेने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसको अन्य दो नामों से भी जाना जाता है। एक इसको कोटि पूरक कोण भी कहते हैं, दूसरा अनुपूरक कोण, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो याद रखिए, पूरक कोण की जगह आपको कोटि पूरक कोण भी मिल सकता है और अनुपूरक कोण भी मिल सकता है। तीन नाम इसके हो गए हैं। तीनों नाम आपको अच्छी तरीके से याद रहने चाहिए: पूरक कोण, कोटि पूरक कोण, अनुपूरक कोण। तो इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि जो पूरक कोण के अन्य दो नाम है, उन दोनों में पूरक पूरक लगा हुआ है। एक कोटि है, एक अनु है, और एक बिना कोटि और अनु के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो देखिए ये क्या होता है, दो कोणों का योग एक समकोण के बराबर हो। दो कोणों का योग एक समकोण के बराबर हो, यानी कि 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री, ये हो गया 90 डिग्री। ये एक एग्जांपल के तौर पर मैंने लिया है। तो यहां पर अपने पास क्या है, जैसे दो एंगल आ रहे हैं, दो कोण आ रहे हैं। एक कोण को जैसे मैं x डिग्री नाम दे दूं, दूसरे को y डिग्री नाम दे दूं, तो इनका मान कुछ भी हो, लेकिन जब इनको जोड़ेंगे तो ये 90 डिग्री के बराबर प्राप्त होगा। तो दो कोणों का योग एक समकोण के बराबर हो। अब देखो, समकोण शब्द कहां में लिया है, तो ये सेल्फ अंडरस्टूड है अपने आप में कि समकोण का मतलब ही 90 डिग्री होता है। समकोण का मतलब भी क्या होता है, 90 डिग्री होता है। इसलिए डायरेक्टली मैंने यहां लिख दिया कि दो कोणों का योग समकोण का मतलब है 90 डिग्री के बराबर होगा। अर्थात 90 डिग्री हो तो ऐसे कोण पूरक कोण कहलाते हैं, कोटि पूरक कोण कहलाते हैं, अनुपूरक कोण कहलाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। तो देखिए, ये इस सर्किल के आधार पर हमने सभी कोणों की जानकारी प्राप्त की थी। तो यहां से अपने शून्य शुरू होता है। ये चार इसके पार्ट होते हैं: प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट। और यहां पर 90 डिग्री होता है। ठीक है। तो अब जैसे 90 डिग्री या दो कोणों का योग ये समकोण बता रहा है, तो दो कोण कैसे बनेंगे, यहां 0 से शुरू होगा और 90 तक पहुंचेगा। अब इसके बीच में जैसे ये इसका केंद्र है, इसको मैं O बता दूं, तो ये एक किरण है इसके बीच में। अब यहाँ एक कोण तो ये बन रहा है, दूसरा कोण ये बन रहा है। अब आप इसको देखो, अच्छी तरीके से समझ रहे हैं, देख रहे हैं, विजुअलाइज कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं कि ये जो कोण है यहां से लेकर यहां तक का अपना 90 डिग्री है। ओके। अब इसके बीच में अपन ने एक किरण खींच दी, तो बताइए ये कोण और ये कोण मिलकर 90 डिग्री होंगे या नहीं? स्वाभाविक है, आपको अच्छी तरीके से नजर आ रहा है कि इन दोनों कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि ये जो कंप्लीट कोण है वो 90 डिग्री है। इसलिए इसके बीच में जो दो कोण बन रहे हैं उन दोनों का योग भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो पूरक कोण आपको समझ में आ गया। पूरक कोण क्या होता है, ये एक अलग से रेखा चित्र मैंने बनाकर दिखाया है। दो कोण हो गया, ये एक समकोण बना रखा है। यहाँ पर समकोण का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री होता है। इसके बीच में ये किरण है, अगर ये x डिग्री है और ये y डिग्री है, तो इन दोनों का योग कितना होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा। अब देखिए, अपन संपूरक कोण की बात करते हैं। संपूरक कोण यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल इसको अंग्रेजी में कहा जाता है। ऊपर हमने देखा था दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है। अब अपन देखेंगे कि दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो क्या होता है, दो कोण जिनका योग 180 डिग्री हो तो वह संपूरक कोण कहलाते हैं। तो देखो, स्टेज बढ़ रही है, 90 के बाद में कितना है, 180 डिग्री है। अब दो कोणों का योग यदि 180 डिग्री है तो उसे हम संपूरक कोण कहेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। तो ये सर्कल के आधार पर अपन इसको देखो देखते हैं। ये प्रथम चतुर्थांश इसका 90 डिग्री के बराबर है, दूसरा चतुर्थांश भी इसका 90 डिग्री के बराबर है। इसलिए यहां पर देखो एक रेखा खींची गई है जो इसके केंद्र से निकल रही है लगभग लगभग पूरी। ठीक है। और ये एक किरण मैंने यहां पर प्रतीकात्मक रूप से दर्शा दी है।
अब यहां पर दो कोण बन रहे हैं अपने पास। देखिए, एक कोण तो आपका ये हो गया है और दूसरा कोण आपका ये यहां से लेकर यहां तक हो गया है। अब हमने देखा था कि जो सरल कोण है, जिसको अपन ने रिजु कोण भी कहा था, उसका मान कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो कुल मिला के यहां पर जो ये रेखा नजर आ रही है, इस पर अगर ये पूरा कोण देखे तो ये 180 डिग्री है। अब इसके बीच में एक किरण अपन ने खींच दी है। अब ये किरण क्या कर रही है? इस 180 डिग्री को दो भागों में डिवाइड कर रही है। एक तो ये भाग आपका और दूसरा ये भाग है। तो बताइए इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा या नहीं होगा? तो यहां पर जैसे मैं इसको x डिग्री बता दूं, इसको y डिग्री बता दूं, इसका मान कुछ भी हो सकता है, इसका मान कुछ भी हो सकता है, लेकिन इन दोनों का योग जो है वह 180 डिग्री के बराबर होगा। जब x डिग्री और y डिग्री का योग 180 डिग्री हो तो वे दोनों कोण क्या कहलाएंगे? आपके संपूरक कोण कहलाएंगे। इसको मैंने देखो एक रेखा के तौर पर दर्शाया है, वो सर्किल के आधार पर मैंने आपको समझा दिया। एक जो रेखा होती है, सरल रेखा होती है, वो 180 डिग्री का कोण का निर्माण करती है। अब इसको अपन ने एक किरण खींच के दो भागों में डिवाइड कर दिया है, एक तो ये है और दूसरा ये है। तो इन दोनों का योग कितना होगा? 180 डिग्री होगा। तो जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो उसे हम संपूरक कोण कहते हैं। तो देखो इसमें दो कोण आ रहे हैं, इसलिए ये युग्म हो गया। और ऊपर अपना जो टॉपिक चल रहा है वो यही चल रहा है, कोणों का युग्म। अब आगे के बात करते हैं अपन। देखो आसन कोण। आसन कोण क्या होता है? एडजेसेंट एंगल। तो देखो आसन का मतलब जो होता है निकटस्थ होता है, समीप का होता है। आसन, आसन का जो मतलब होता है, आसन शब्द का, उसका मतलब होता है निकटस्थ या समीप का। तो दो कोणों का एक उभयनिष्ठ शीर्ष होता है। तो आसन कोण में देखो सबसे पहली बात तो क्या होती है कि उभयनिष्ठ शीर्ष होता है। किनका? दो कोणों का। जैसे यहां पर ये अपन ने रेखा चित्र बना रखा है एक, ठीक है। तो एक कोण तो आपका ये बन रहा है, दूसरा आपका ये बन रहा है। फाइन, इसको जैसे मैं ओ नाम दे दूं, तो एक कोण तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया। तो बताओ ये एक उभयनिष्ठ शीर्ष हुआ या नहीं? तो ये तो उभयनिष्ठ शीर्ष हो गया। अब आगे देखते हैं, एक उभयनिष्ठ भुजा होती है। तो दो कोण यहां पर बन रहे हैं, एक और दो। अब बताओ इन दोनों कोणों में कॉमन भुजा कौन सी है? उभयनिष्ठ भुजा कौन सी है? ये अलग है, ये जो भुजा है वो इस कोण में काउंट नहीं हो रही है, और ये जो भुजा है वो इस कोण में काउंट नहीं हो रही है। लेकिन इस भुजा पर आप गौर करें, ये जो भुजा है वह इस कोण में भी काउंट हो रही है, और ये जो भुजा है वह इस कोण में भी काउंट हो रही है। इसका मतलब एक उभयनिष्ठ भुजा हो गई जो कि इनके मध्य में स्थित है। अब आगे देखिए, और अन्य दो भुजाएं उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत और स्थित होती है। अब देखिए ये जो दो भुजाएं हैं वो उभयनिष्ठ भुजा अपनी ये निकल कर आई है, उभयनिष्ठ भुजा अपनी ये निकल के आई है। अब एक भुजा तो इसके देखो इस तरफ है और दूसरी इस तरफ है, तो विपरीत और हो गई। तो जो उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत और दो दूसरी भुजाएं होती है, अर्थात उभयनिष्ठ भुजा अन्य दोनों भुजाओं के मध्य में स्थित होती है। तो इस भुजा के और इस भुजा के बीच में क्या है? आपकी उभयनिष्ठ भुजा है। बीच का मतलब यह है कि ये किधर भी हो सकती है लेकिन रहेगी बीच में। देखिए ऐसे इस प्रकार से मैं इसको आपको अगर दर्शाना चाहूं, जैसे ये आपकी भुजा हो गई, तो ये देखो इस पोजीशन में भी रह सकती है, ये इस पोजीशन में भी रह सकती है, लेकिन देखो फिर भी इन दोनों के बीच में। बीच का मतलब ये नहीं कि एकदम मध्य में रहेगी, एकदम मध्य में भी हो सकती है, लेकिन इस प्रकार से इसकी स्थिति कहीं पर भी हो सकती है। ठीक है, तो आसन कोण का मतलब अपने को समझ में आ गया। आसन कोण का मतलब यह है कि एक तो उभयनिष्ठ भुजा होती है, उभयनिष्ठ भुजा के दोनों ओर दो विपरीत भुजाएं होती है, या उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत और दो भुजाएं होती है। जो दो कोण बन रहे हैं उनका उभयनिष्ठ शीर्ष होता है, यानी कि एक ही शीर्ष होता है। तो उनको अपन क्या कहेंगे? आसन कोण कहेंगे। अब देखो ये कोण इस कोण के समीप के, ये पास में ही ये दूसरा कोण है, ये इसके निकट का कोण है, इसलिए इसे आसन कोण कहा जाता है। आसन कोण का मतलब जैसे मैंने बता दिया, अगर समझ में नहीं आता है तो निकटस्थ होता है, समीप का होता है। अब देखिए यहां पर ये दो रेखा चित्र और मैंने बना रखे हैं।
इन दोनों कोणों में हम कैसे पता लगाए कि कौन सी उभयनिष्ठ भुजा है और कौन सी उभयनिष्ठ भुजा के दूसरी ओर यानी कि विपरीत ओर की भुजाएं हैं। तो इसके लिए देखो क्या है कि यहां इन दोनों ही स्थितियों में जो दो कोण है वो कहां दिए गए उस पर डिपेंड करता है। जैसे एक कोण तो ये दे दिया और दूसरा कोण ये दे दिया। अब इसके लिए बात करें तो एक कोण ये दे दिया और एक कोण यह दे दिया गया है। तो देखिए दो कोण बन रहे हैं, एक और दो, शीर्ष कॉमन है इनका, एक ही शीर्ष है, तो ये इसकी क्या हो जाएगी, उभयनिष्ठ भुजा हो जाएगी। और इसके विपरीत और क्या है, दूसरी भुजाएं हैं। अब यहां पर बात करें तो देखिए एक कोण तो ये, दूसरा कोण ये इनका उभयनिष्ठ शीर्ष हो गया और ये उभयनिष्ठ भुजा हो गई। तो एक विपरीत भुजा ये हो जाएगी और दूसरी विपरीत भुजा यह हो जाएगी। तो वो कोण पे डिपेंड करता है। इसके लिए ये मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आप इसकी और अधिक गहराई को सोच सके, विचार कर सके। अब देखिए आगे हमारे पास आता है रेखीय युग्म, लीनियर पेयर। यदि दो आसन कोणों का योग 180 डिग्री हो, देखिए यहीं पर ही लाइन क्लियर हो गई है। दो आसन कोणों का योग 180 डिग्री हो तो अपने पास दो आसन कोण कौन से हैं, एक तो ये रहा, दूसरा ये रहा। अब इसमें ये 180 डिग्री बता रहा है, तो साथियों सीधी सीधी बात है, ये 180 डिग्री कब रहेगा, जब आपकी ये जो भुजा है वह एक ही रेखा हो। ये देखिए अब इसको देखने से आप क्या समझ रहे हैं कि इस रेखा पर बना हुआ जो कोण है वह 180 डिग्री होगा। कंप्लीट कोण की बात कर रहा हूं, एक बार आप इसको भूल जाए। ये एक रेखा हो गई, इस रेखा पर 180 डिग्री का कोण होता है। तो अब इस परिस्थिति में क्या होगा, यहां पर ये कोण और ये कोण, इन दोनों कोणों का योग क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। और इससे पूर्व की जो स्थिति थी उसके अनुसार क्या है कि इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री नहीं हो रहा था। जब हमने आसन कोण के रूप में इसको देखा था तब योग जो 180 डिग्री नहीं था, लेकिन अब इसको अपन रेखीय युग्म के रूप में देख रहे हैं, तब क्या कहेंगे कि इन दोनों कोणों का मान 180 डिग्री के बराबर होगा। तो वह कोणों का युग्म रेखीय युग्म कहलाता है। यह बात क्लियर होगी। आसन कोण को यदि हम 180 डिग्री योग के रूप में दर्शा दे तो वह रेखीय युग्म कहलाएगा। अब इसमें देखो महत्वपूर्ण बात क्या है कि इसकी जो उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत ओर की जो दोनों भुजाएं हैं वे एक दूसरे के विपरीत होती है। देखिए मैंने यहां पर दर्शा रखा है, ये विपरीत किरण यहां पर बन जाती है। ये जो कोण है आप या तो इधर से बता दे या इधर से बता दे, ये 180 डिग्री के बराबर हो गया और इस कोण का और इस कोण का योग भी क्या है, 180 डिग्री के बराबर हो गया। ये आपकी उभयनिष्ठ भुजा होगी, ये उभयनिष्ठ शीर्ष हो गया। अब इसमें महत्वपूर्ण बात निकल कर क्या आ रही है कि ये जो दो उभयनिष्ठ भुजाएं हैं वे एक दूसरे के विपरीत है। देखिए ये विपरीत किरण ये हो गई और ये इसके विपरीत कौन हो गई, ये हो गई है। तो इसकी दो भुजाएं क्या होती है, विपरीत किरणें होती है। रेखीय युग्म में और आसन कोण में केवल इतना अंतर होता है कि आसन कोण में जो है वह जो दो विपरीत भुजाएं हैं वह विपरीत हो यह जरूरी नहीं है, लेकिन रेखीय युग्म के अंदर जो उभयनिष्ठ भुजा के दोनों और विपरीत भुजाएं हैं वो एक दूसरे के विपरीत होना आवश्यक है। ये इतना सा अंतर इसके अंदर है। और दोनों ही स्थिति में क्या है, इसमें एक स्थिति में तो क्या इसमें 180 डिग्री का योग होता है दोनों कोणों का, लेकिन आसन कोण में जरूरी नहीं है कि दोनों कोणों का योग 180 डिग्री हो। तो मैंने डिटेल में आपको ये दोनों चीजें बता दी है। अब अपन बात करते हैं देखो शीर्षाभिमुख कोण की, वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, एक सिर ये हो गया और दूसरा सिर ये हो गया, ये एक दूसरे के क्या है, सामने है। तो ये शीर्षाभिमुख, जिनका मुंह क्या है एक दूसरे के सामने हो तो वो शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है। जैसे ये मैंने यहां पर दो रेखाएं खींच रखी है और ये एक दूसरे को क्या है, काट रही है। मान के चले कि ये एक दूसरे को समकोण पर काट रही है, इस प्रकार से जैसे प्लस का निशान अपना होता है, ये इस प्रकार से काट रही है। फाइन। तो यहां पर देखो एक कोण तो अपना ये है, एक कोण अपना ये है। तो ये जो दोनों कोण है
वो शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। और इस रेखा चित्र की अपन बात करें तो इसमें एक कोण जैसे मैंने ये बनाया है, तो दूसरा ये, तो ये जो कोण है वो शीर्षाभिमुख कोण कहलाएंगे। ऐसे ही एक कोण ये और दूसरा कोण ये दोनों कोण क्या है, शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है तो आमने सामने के कोण को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। अब इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है कि शीर्षाभिमुख जो कोण है, ये कोण अगर x डिग्री है तो ये भी x डिग्री रहेगा। ये कोण अगर y डिग्री है तो ये कोण भी कितना रहेगा, y डिग्री। कहने का मतलब है शीर्षाभिमुख कोणों का मान बराबर होता है। बहुत अच्छी तरीके से याद रखें, शीर्षाभिमुख कोण आमने सामने के कोण होते हैं और दोनों कोणों का मान क्या होता है, बराबर होता है। ये चीजें आपको अच्छी तरीके से याद रह जानी चाहिए। इसके बाद में एग्जाम में अगर कोई सा भी क्वेश्चन कोण ज्ञात करने से रिलेटेड आए, उसमें आप कहीं पर भी मिस नहीं होंगे। इस पर आधारित जो सवाल है वो हम अभी थ्योरी की क्लास है, इसके बाद में इन पर आधारित सभी प्रकार के क्वेश्चंस को देखेंगे। आपको बहुत अच्छी तरीके से कोण ज्ञात करना सिखा दिया जाएगा। अब अगर बात करें अपन, देखो समांतर रेखाएं और तिर्यक रेखाएं। तो समांतर रेखा तो आप जानते ही हैं, दो रेखाएं होती है जो आपस में कभी नहीं मिलती है। जैसे आपने लाइनदार कॉपी देखी होगी, उसके अंदर बहुत सारी लाइनें खींची हुई रहती है, उन दोनों लाइनों के बीच में जो स्पेस होता है वो एक समान होता है। अब उन्हीं लाइनों को अगर अनंत तक बढ़ा दिया जाए तो वो क्या है, आपस में कभी नहीं मिलती है। और तिर्यक रेखा का मतलब तो तिरछी लाइन होती है जो अपन कॉपी में खींच देते हैं, एक ऐसी लाइन जो अपनी जो लाइनदार कॉपी होती है उसी की लाइनों को काट देती है, तो वो तिरछी लाइन जो होती है तिर्यक रेखा आती है। अब इसमें देखो डिटेल में अपन देखते हैं कि वास्तव में क्या है। दो रेखाएं जो सदैव समान दूरी पर स्थित हो तथा जो किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करती हो, किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करती हो, समांतर रेखाएं या अप्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती है। देखो प्रतिच्छेद नहीं करती है इसका मतलब अप्रतिच्छेदी रेखाएं हो गई है। जो समांतर रेखाओं की जगह एग्जाम में आपको अप्रतिच्छेदी रेखाएं भी मिल सकता है। तो इनके जो अलग अलग नाम है ना, उनको भी मैं आपके लिए, आपकी सहूलियत के लिए, आपकी अधिक सहायता के लिए लेकर चल रहा हूं साथ साथ, ताकि आपको किसी भी अन्य किताब का सहारा लेना नहीं पड़े। आपको संपूर्ण जो नॉलेज है वो मेरे वीडियो में मिलता रहे। अब आगे देखिए, तिर्यक रेखा की अपन बात करें, वह रेखा जो दो या दो से अधिक समांतर रेखाओं को, देखिएगा वह रेखा जो दो या दो से अधिक समांतर रेखाओं को, बात किसकी कर रहा है, समांतर रेखाओं को, विभिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तिर्यक रेखा कहलाती है। जैसे एक तिर्यक रेखा अपनी ये पी क्यू है और दूसरी ये आर एस, ये सॉरी समांतर रेखा है। पी क्यू और आर एस क्या है, अपनी समांतर रेखा है। अब इसको एक अन्य रेखा जेड है, ये अन्य रेखा क्या है, जेड है, जो देखो दो स्थान पर काट रही है। एक स्थान इसका ए है, दूसरा स्थान बी है, ठीक है। अब अगर मैं कोई तीसरी लाइन खींच दूं इसके समांतर, इसी के समांतर अगर कोई तीसरी लाइन खींच दी जाए तो एक तीसरा बिंदु अपने को सी और प्राप्त हो जाता है, ठीक है। अब अगर इस तीसरी लाइन को आप एक बार भूल जाओ तो ये जो तिर्यक रेखा है इन दो समांतर रेखाओं को कम से कम कितने बिंदुओं पर काट रही है, हम देख रहे हैं कि दो बिंदुओं पर काट रही है। इसलिए कोष्टक में मैंने पहले से लिख दिया है कि अगर समांतर रेखा का मतलब ही हो गया कि कम से कम दो रेखाएं होगी, ठीक है। तो कोई भी जो रेखा होगी इन लाइनों को काटेगी, वो कम से कम दो बिंदुओं पर इनको प्रतिच्छेद करेगी, कम से कम दो बिंदुओं पर इनको क्या करेगी, काटेगी या प्रतिच्छेद करेगी, तो ही वो तिर्यक रेखा कहलाएगी। इसलिए जो रेखा जेड अपन ने नाम दिया है वह एक तिर्यक रेखा है, क्योंकि ये इन दो समांतर रेखाओं पी क्यू तथा आर एस को दो बिंदुओं पर काट रही है। अब आप मुझे ये बताइए कि यहाँ पर ये मैंने एक रेखा चित्र बताया है, ठीक है, इसको मैंने पी क्यू नाम दे दिया, इसको मैंने आर एस नाम दे दिया और इसको मैंने जेड नाम दे दिया। तो क्या रेखा जेड जो है वह एक तिर्यक रेखा है या नहीं? विचार कीजिए, कमेंट कीजिए। स्वाभाविक है नहीं है, क्योंकि ये जो रेखा जेड है वह केवल यहां एक बिंदु पर काट रही है। दूसरी बात, पी क्यू आर एस समांतर भी नहीं है। इसलिए
रेखा जेड एक तिर्यक रेखा नहीं होगी। तिर्यक रेखा के लिए शर्त याद रखे, वह दो समांतर रेखाओं को कम से कम दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगी। देखिए नीचे जो लिखा है उसको एक बार और पढ़ लेते हैं। चित्र में रेखा जेड समांतर रेखाओं PQ तथा RS को क्रमशः बिंदुओं A तथा B पर प्रतिच्छेद करती है, अतः रेखा जेड समांतर रेखाओं PQ तथा RS के लिए एक तिर्यक रेखा है। चित्र से स्पष्ट है कि बिंदुओं A तथा B पर चार चार कोण बन रहे हैं। ये अब अपनी आगे की रूपरेखा बन गई है। देखिए बिंदु A कोण तो ये 2 3 4, फिर 5 6 7 और 8। तो इस एक बिंदु पर कितने चार कोण बन रहे हैं। बिंदु बी पर भी कितने हैं चार कोण बन रहे हैं। अब अपन आगे की क्लास इन चार चार कोणों को वर्गीकृत करने पर ही लेंगे। तो देखिए आगे क्या है अपना, समांतर तथा तिर्यक रेखाओं से बने विभिन्न कोण। समांतर तथा तिर्यक रेखाओं से बने विभिन्न कोण, जो चार चार कोण बने हैं अब उनके बारे में अपन स्टडी करेंगे। ये देखिए अपनी PQ एक समांतर रेखा, दूसरी RS है। इसको आप देखो L और M के रूप में भी दर्शा सकते हैं इन समांतर रेखाओं को। जैसे ये समांतर रेखा केवल एक L नाम से दे दी, ये समांतर रेखा RS एक M नाम से दे दी, और इस तिर्यक रेखा को जैसे अपन N नाम दे दे। तो ये अलग अलग किताबों में क्या अलग अलग दर्शाने के तरीके होते हैं, इससे आपको विचलित नहीं होना है। दोनों चीज मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। अब अपन सबसे पहले बात करें देखो एकांतर कोण की। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है एकांतर एक का अंतर। तो एकांतर कोण में क्या होता है, एक लाइन का अंतर होता है। जैसे ये बन गया जेड, जेड जो होता है, अब इसके अंदर देखो ये जो लाइन है इसका एक अंतर होता है, तो एक कोण तो अपना ये बनता है, एक कोण अपना ये बनता है। यही तरीका आप मोस्टली देखते आए हैं एकांतर कोण की परिभाषा के अंदर, कि जेड की आकृति जो होती है उसके अंदर जो दो कोण ये बनते हैं वो एकांतर कोण कहलाते हैं। तो सबसे पहले तो अपन इसी की बात कर ले। इसके आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि एकांतर कोण में अपन देखो दो तरह के कोण देखेंगे, एक तो एकांतर अंतः कोण और एकांतर बाह्य कोण, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। वे कोण जो अंदर की ओर बन रहे हैं वे एकांतर कोण देखेंगे, और कुछ एकांतर कोण ऐसे हैं जो बाहर की ओर बनते हैं। तो देखिए सबसे पहले एकांतर अंतः कोण को देखते हैं। तो अंतः कोण का मतलब देखो आपको सबसे पहले बता ही दिया गया है कि जो जेड की आकृति बनती है, जो जेड की आकृति बनती है और उसके बीच में जो कोण बनते हैं वो क्या है अपने एकांतर कोण है। तो एक कोण तो ये, दूसरा कोण ये, तो कोण 4 और कोण 6, कोण 4 और कोण 6 एकांतर अंतः कोण हो गया। अब देखो इसका उल्टा भी हो सकता है, अपन ऐसे भी तो लिख सकते हैं, तो दो कोण ये भी हो सकते हैं, या ये इस तरीके से दिखे आपको, इस तरीके से। तो एक उल्टा ये भी है, ये दो कोण बन रहे हैं, एक 3 और एक 5। तो कोण 3 और कोण 5 ये। तो ये तो क्या है अंतः कोण की बात कर रहा है, इसलिए अपने अंदर अंदर के कोण ले लिए हैं। जब एकांतर कोण की बात करें, एकांतर अंतः कोण की बात करें, तो ये दोनों कोण अपने एकांतर अंतः कोण के रूप में जाने जाएंगे। अब आप मैंने तो देखो क्या है इसके अंदर जो काउंटिंग है वो यहां से शुरू की है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आप इसमें काउंटिंग कहीं पर भी शुरू कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको देखो काउंटिंग अलग तरीके से मैं शुरू करूं, 1 2 3 और 4, फिर ये 5 6 7 8। तो इस चित्र के अंदर अपन एकांतर कोण की बात करें तो एक तो 6 और 3 हो जाएगा, कोण 6 और कोण 3, और फिर एकांतर अंतः कोण इसके लिए 2 और 7 हो जाएगा, कोण 2 और कोण 7। तो काउंटिंग अलग अलग किताब में या मेरे द्वारा जो काउंटिंग बताई गई है वो, या जो आप पहले से सीखते आए हैं उनमें अलग तरीका हो सकता है, लेकिन कोण तो वो ही रहेंगे। ये 4 की जगह देखो यहाँ नाम 6 दे दिया है, वो बात अलग है, बाकी कोण वो ही आ रहे हैं। ओके, तो एकांतर अंतः कोण हो गया। अब इसमें एक मैं बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपको बता रहा हूं, यदि एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कि एकांतर कोण क्या है,
तो साथियों बहुत अच्छी तरीके से कान खोलकर सुन लेना आप। जब एकांतर कोण की बात करता है तो इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि वह एकांतर अंतः कोण की ही बात कर रहा है। यदि आपसे एकांतर कोण पूछा जाता है तो आप एकांतर अंतः कोण ही मानकर चलिए, या आपसे एकांतर अंतः कोण पूछा जाता है तो आपको एकांतर कोण का ही जवाब देना है। तो एकांतर अंतः कोण या एकांतर अंतः कोण दोनों एक ही बात है। तो यहाँ पर कोण 4 और कोण 6 एकांतर कोण भी है, और कोण 3 और कोण 5 एकांतर कोण भी है। ये इनके दूसरे नाम है। एकांतर अंतः कोण को जब भी पूछा जाता है वो एकांतर कोण के रूप में ही आपको मानकर चलना है। अब देखो मैंने यहां पर एक अंतःकोण शब्द अलग से और लिख रखा है। तो अंतःकोण का मतलब हो गया कि ये जो समांतर रेखाएं हैं, ये पी क्यू आर एस, या इसको एल या एम आप नाम दे, तो इसके अंदर पी क्यू के अंदर और आर एस के अंदर जो कोण बन रहे हैं वो अंतःकोण कहलाते हैं। तो कोण 4, कोण 3, कोण 5 और कोण 6 यहां पर अंतःकोण है। इसमें हम युग्म की बात नहीं कर रहे हैं, केवल अंतःकोण शब्द काम में आया है, इसलिए ये जो अंदर कोण बन रहे हैं वो अंतःकोण है अलग अलग। अब बाकी यहां पर देखो दूसरी बात मैं बताऊं आपको, कोणों का युग्म हम पढ़ रहे हैं तो एकांतर कोण में आप दोबारा गौर कीजिए। कोण 4 और कोण 6, देखो दो कोण एक साथ आए हैं तो एकांतर कोण क्या हो गए 4 और 6, और यहाँ पर 3 और 5, तो दो गए ना, युग्म हो गया, ये एक पेयर हो गया, ये एक जोड़ा हो गया है। अब अगर आगे की बात करते हैं एकांतर बाह्य कोण। देखिए एकांतर बाह्य कोण की जब बात पूछा जाता है तब अपने को एकांतर कोण का जवाब नहीं देना है। देखो यहां बाह्य शब्द साथ में आ रहा है, इसका मतलब ये अंदर वाले कोण तो बनने ही नहीं है। जबकि अभी हमने एकांतर कोण या एकांतर अंतः कोण जब देखा था तब इसके अंदर के कोणों को हमने स्टडी किया है। अब अपन बाह्य कोण पर देखेंगे कि जो बाह्य कोण है वो कौन से है जिनको अपन एकांतर कह सकते हैं। देखिए साथियों यहां पर कोण 1 दिया गया है और यहां पर कोण 7 दिया गया है। तो कोण 1 और 7, कोण 1 और कोण 7 एकांतर बाह्य कोण है। और इधर की बात अपन करें तो कोण 2 और कोण 8 ये आपस में एकांतर बाह्य कोण है। कोण 2 और कोण 8 एकांतर बाह्य कोण है। ठीक है, इसको आप इस तरीके से विजुलाइज करेंगे, ये इस तरीके से तिरछे आगे बाहर के और ये इधर से तिरछे आगे हैं बाहर के। तो कोण 1 और कोण 7, कोण 2 और कोण 8 एकांतर बाह्य कोण है। अब बाह्य कोण शब्द अलग से और लिख रखा है। तो बाह्य कोण का मतलब क्या हो गया, ये जो आपकी समांतर रेखाएं हैं इसके बाहर की ओर जो कोण बन रहे हैं वो बाह्य कोण कहलाते हैं। तो इस बाह्य कोण शब्द के लिए मैंने क्या है, इसमें युग्म की अपन बात नहीं करेंगे। कोण 1, कोण 2, कोण 7, कोण 8 ये चारों कोण क्या है अपने बाह्य कोण है। लेकिन यहाँ कोण 1 और जो 7 है वह एकांतर बाह्य कोण का है, और कोण 2 और कोण 8 जो है वो एकांतर बाह्य कोण है। अब अपन आगे की बात करें संगत कोण। संगत कोण क्या होता है, देखिए संगत कोण को इंग्लिश में करेस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं। अब संगत का मतलब क्या होता है, मोटा मोटा बताऊं, जैसे ये एक पेड़ है और इसकी ये टहनियां है, इस तरीके से इस पेड़ की ये क्या है टहनियां है। एक बंदर क्या है यहां पर बैठा है, दूसरा बंदर यहां बैठा है, एक बंदर इधर बैठा है, एक बंदर इधर बैठा है। तो देखिए इस जगह पर ये बंदर बैठा है, अब देखो इस जगह पर ये बंदर बैठा है, तो आप क्या देख रहे हैं, एक टहनी पर, फिर जस्ट इसके ऊपर वाली टहनी पर ये इसके साथ साथ इसके संग, यानी कि इसकी जैसी पोजीशन पर ये दो बंदर बैठे हुए हैं। अब इसी के आधार पर देखो अपन इसको आगे लेकर चलते हैं। दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा द्वारा काटने पर, दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा द्वारा काटने पर दोनों रेखाओं पर बने एक ही ओर के कोणों को संगत कोण कहा जाता है। देखिए मैंने अभी जैसे ये पेड़ का चित्र बना के बताया था, ये तरफ इस तरफ बंदर बैठा है, इस तरफ बंदर बैठा है। ठीक है, तो इस पर दोबारा गौर करें, दोनों रेखाओं पर बने एक ही ओर के कोणों को संगत
कोण कहा जाता है। तो देखिए इस PQ और RS रेखा की अपन बात करें तो देखिए ये तिर्यक रेखा जेड इन दोनों समांतर रेखाओं को काट रही है। तो जो पेड़ वाले चित्र से अपन अगर इसको कल्पना करके देखें तो बताइए दो बंदर कहां कहां बैठेंगे, एक तो 5 नंबर के कोण पर और एक 1 नंबर के कोण पर, दूसरा 2 नंबर के कोण पर और 6 नंबर के कोण पर। फाइन। अब इसको अगर थोड़ा सा उल्टा करके देखें कि एक बंदर तो यहां लटक रहा है और दूसरा बंदर यहां लटक रहा है, एक बंदर यहां लटक रहा है, दूसरा यहां लटक रहा है। ये लटके हुए बंदर है, एक इस कोण पे लटक रहा है, दूसरा इस कोण पे, एक इस कोण पे लटक रहा है, दूसरा इस कोण पे लटक रहा है। तो ऐसे कोण अपने पास यहां पर कहां है, एक तो देखो 4 नंबर का कोण है और एक 8 नंबर का कोण है। तो 4 और 8। फिर इसी तरीके से एक कोण 3 यहां बंदर लटका हुआ है और एक बंदर यहां लटका हुआ है, तो 3 और 7। तो कुल मिला के देखो अपने को संगत कोण कितने मिले हैं, यहां पर 4 संगत कोण मिले हैं। एक तो बंदर बैठे हैं और बंदर लटके हुए हैं, इसको इस तरीके से आप याद रखें। लेकिन जैसे इस टहनी पर एक बंदर लटक रहा है तो इसके जस्ट नीचे वाली टहनी पे दूसरा बंदर लटकेगा। तो 4 और 8, 4 और 8 ये संगत कोण हो गया। लटकने की बात करें तो 3 और 7, तो ये 3 और 7। बैठने की बात करें तो 1 और 5, फिर 2 और 6, 1 5 2 6। तो ये संगत कोण यहां पर कहलाते हैं। अब इसमें देखो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात क्या है कि कोण 1 और कोण 5 का मान क्या है, हमेशा बराबर होगा। यानी कि संगत कोण जो होते हैं इनके कोण के मान जो है वो आपस में बराबर होते हैं। संगत कोणों के मान क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। ऐसे ही कोणों का बराबर मान किसके लिए आया था अपने पास, शीर्षाभिमुख कोण में आया था। शीर्षाभिमुख कोण में भी क्या होते हैं, कोणों के मान आपस में बराबर होते हैं। तो यहां पर संगत कोण आपके क्लियर हो गया है। अब अपन बात करते हैं आगे तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों को। देखो अब अपने पास जो समांतर रेखाएं हैं, ये जैसे दो समांतर रेखाएं हैं, तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के, तो जैसे अपन इस ओर की बात करें, ये दो समांतर रेखाएं हैं, इस तिर्यक रेखा के इस ओर की बात करें के अंतः कोणों को, एक तिर्यक रेखा के इस तरफ भी हो सकता है, तो दोनों स्थितियां हो गई है। तो देखिए क्या कह रहा है, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों को कर्मागत अंतः कोण या संबंधित कोण या सह अंतः कोण भी कहा जाता है। तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों को, देखो 3 कोणों के नाम आ रहे हैं, कर्मागत अंतः कोण, ये कंसिक्वेंट होता है, कंसिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, संबंधित कोण अलाइड एंगल्स, सह अंतः कोण को इंटीरियर एंगल्स भी कहा जाता है। तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण है, इनका योग 180 डिग्री के बराबर होता है। देखिए जैसे मैं संगत कोण की बात करूं, ठीक है, यहां पर संगत कोण 1 और 5 आए हैं, तो वो तिर्यक रेखा की क्या है, इस ओर है। तो इसको अपन क्या कह सकते हैं, कर्मागत अंतः कोण भी कह सकते हैं, संबंधित कोण भी कह सकते हैं, सह अंतः कोण भी कह सकते हैं। और एक 4 और अपना 8 है, ये तो ये तिर्यक रेखा के एक ही ओर के कोण हैं। अब इनको आप योग करके देखें, इमेजिन करके देख सकते हैं कि कोण 1 और 5 दोनों कोणों का जो योग करेंगे अपन, वह 180 डिग्री के बराबर प्राप्त होगा। यहां ये 180 डिग्री होता है टोटल, यहां जो कोण बनता है वह टोटल 180 डिग्री का बनता है। देखिए ठीक है। अब दो समांतर रेखा है, इनको एक ही तिर्यक रेखा काटती है, तो यहां जो कोण बनेगा वही कोण अपना यहां बनेगा, और यहां जो कोण बनेगा वही कोण क्या है अपना यहां बनेगा। और शर्त क्या दी गई है कि जो संगत कोण वो आपस में बराबर होते हैं। इसका मतलब अगर यहां पर x डिग्री है तो यहां पर भी क्या होगा, x डिग्री होगा, और इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो वह 180 डिग्री के बराबर मान प्राप्त होगा। इन पे आधारित जो क्वेश्चंस है वह हम अभ्यास सत्र में देखेंगे, इनके आगे इनके क्वेश्चंस को ही हल करने का तरीका देखेंगे। तो देखिए अपने जो कोणों का युग्म का जो टॉपिक है वह कंप्लीट हो चुका है। अगली क्लास में अपन देखेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चंस इन पर पूछे जाते हैं।
एक बार मैं दोबारा आपको थोड़ा सा रिवाइज करा दूं। अपन ने क्या क्या देखा इस क्लास के अंदर? कोणों का युग्म देखा, पूरक कोण, कोटि पूरक कोण, अनुपूरक कोण, फिर संपूरक कोण 180 डिग्री योग होता है, आसन कोण, निकटस्थ कोण, समीप का कोण होता है, उभयनिष्ठ शीर्ष होता है, उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा के दोनों ओर विपरीत भुजा होती है। रेखीय युग में यदि आसन भुजा जो आसन कोण है उसी के अंदर अगर एक रेखा 180 डिग्री कोण का निर्माण कराती है, या जो विपरीत किरणें हैं वो एक दूसरे के विपरीत हो, उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत जो दो किरणें होती है वो एक दूसरे के विपरीत हो, तो वो आपकी रेखीय युग्म का निर्माण करती है। शीर्षाभिमुख कोण देखा, समांतर रेखा और तिर्यक रेखा देखा, और इसके अंदर जो चार चार कोण बन रहे हैं उनके बारे में अपन ने देखा। तो एकांतर कोण बनता है, एकांतर अंतः कोण, बाह्य कोण, फिर आपका एकांतर संगत कोण बनता है, और तिर्यक रेखा के एक ही ओर के जो अंतः कोण होते हैं उनको किस किस नाम से जाना जाता है वो अपन ने देखा है। तो आज की क्लास में साथियों इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।